हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 2 क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। फिर 9 PM पे उनका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन वेलफेयर स्कीम से है GS2 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सोसाइटी से है GS1 से। 1 बाय 1 दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये GS2 से बिलोंग करता है। एक 15 मार्कर है, मतलब 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन नॉट ओनली मिटिगेट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस but also empowers them to cultivate economic opportunities into outcomes discuss। इस चीज को आपको डिस्कस करना है। देन एक पार्ट और पूछा हुआ है, वो क्या है? ऑल्सो इवेल्युएट इंडियाज रिसेंट एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक अगला पार्ट है। अब फ्रेंड देखिए, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड क्योंकि ये क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर है तो आपको इंट्रोडक्शन में इसी को डिफाइन करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। देन पूछा गया है कि इसकी वजह से किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, उनका शोषण कम होता है। तो ये आपका अगला पार्ट होगा, ये आपको समझाना होगा। देन ये भी पूछा गया है कि किस तरह से जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका एम्पावरमेंट होता है। तो ये आपका अगला पॉइंट होगा। उसके बाद आपको इंडिया के जो रिसेंट एफर्ट्स हैं वो बताने होंगे। तो ये वो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको एड्रेस करने होंगे। इंट्रोडक्शन, एक्सप्लॉयटेशन कैसे कम हो रहा है, किस तरह से आउटकम्स सामने आ रहे हैं, इंडिया के क्या रिसेंट एफर्ट्स हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन कर सकते हो। क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस का एक्सेस उनको मिले। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्सेस है वो अफोर्डेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। तो देखिए किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर हम वीकर सेक्शन की बात करें तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो वो डायरेक्टली बैंक से लोन ले पाएंगे। तो इस तरह से उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होगा। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। और क्योंकि अब आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको लीगली आप सेटल भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। देन अब क्योंकि डीबीटी के थ्रू आपका पेमेंट होगा, सब्सिडी वगैरह आपको मिलेगी, तो जो लीकेज वगैरह होता है, जो इंटरमीडियरी होते हैं, तो उनका इशू कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस टू बेनिफिट जो है अब और आसानी से आपको मिलेंगे। देन सिक्योरिटी नेट, आपको पेंशन सर्विस आराम से मिल सकती है, इंश्योरेंस पे आपका एक्सेस आराम से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पॉवर्टी ट्रैप होता है उससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो, मिटिगेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या पूछा गया है वो है किस तरह से एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, किस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आउटकम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए, क्योंकि अब आपको फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस मिल रहा है, आप सेविंग कर सकते हो। ठीक है, और सेविंग कर सकते हो तो मींस अब आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा।
देन अब आपको काफ़ी आसानी से इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। तो उस क्रेडिट का यूज आप कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, आप जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। अब आपके पास क्रेडिट है, सेविंग भी है आपके पास, ठीक है। तो अब आप जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरह से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उसको आप आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि इंडिया के रिसेंट एफर्ट्स क्या हैं, तो काफ़ी सारे हैं, आप काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जेम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये आप लिख सकते हो। और इससे जुड़ा जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो डाटा होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक्सेस टू क्रेडिट के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मुद्रा योजना, तो इसका अगर कोई डाटा आपके पास है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सोशल सिक्योरिटी नेट में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, तो इनके बारे में आप लिख दीजिए। डीबीटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि उससे लीकेज कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, कंक्लूजन में आप काफ़ी तरह से कंक्लूड कर सकते हो। बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो जो इसके इश्यूज हैं उसको आप दूर करने की बात कर सकते हो, जैसे कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड, इनको दूर करने की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सोसाइटी से बिलोंग करता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये एक 10 मार्कर है, मीन्स 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। क्या पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उससे किस तरह से चाइल्ड लेबर पे इम्पैक्ट होता है इंडिया में, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, इम्पैक्ट की बात हो रही है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही फैक्टर यहाँ पे बताने होंगे। अगर आप कोई एक ही फैक्टर बता रहे हो तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, और सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप डिफाइन कर दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आप चाइल्ड लेबर के इम्पैक्ट को बताइए, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। तो केवल इतना ही पार्ट आपको एड्रेस करने होंगे, और वैसे भी एक 10 मार्कर है, ठीक है। तो आपको कम ही यहाँ पे लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में आप बता दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का। या फिर अगर आपके पास कोई डाटा है चाइल्ड लेबर का, जैसे कि सेंसस 2011 का डाटा हमारे पास है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहें तो चाइल्ड लेबर को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी तरीके से आप इस आंसर के इंट्रोडक्शन को अप्रोच कर सकते हो। सारे के सारे इंट्रोडक्शन अच्छे माने जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताना होगा। पहले आप निगेटिव इम्पैक्ट बता दो, उसके बाद आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हो। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, जैसे कि चीप लेबर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसमें होता क्या है कि वेजेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। सेकंड क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं वो अब compete नहीं कर पाएंगी, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी नौकरी जा सकती है। और इससे होगा क्या कि उनके जो चिल्ड्रन हैं, हो सकता है वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आपको इसका पॉजिटिव रोल बताना होगा कि किस तरह से चाइल्ड लेबर रिड्यूस हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई नई जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों को मिल रही हैं, उनके जो वेजेज हैं वो बढ़ रहे हैं, और इससे चाइल्ड लेबर कम होती हुई हमको दिख रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अब WTO पिक्चर में आएगा, और WTO में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि लेबर स्टैंडर्ड्स, तो इससे भी चाइल्ड लेबर रिड्यूस होती है। देन ग्लोबलाइजेशन से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो इससे होता क्या है कि कम कॉस्ट पे ही आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, तो इससे जो मैनुअल लेबर है, स्पेशली जो चिल्ड्रन से मैनुअल लेबर होती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो।
ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, सारे डाटाज पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर किसी कंट्री में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, चाइल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो प्रैक्टिसेस बड़ी आसानी से एक्सपोज हो जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। देन यूनिवर्सल गोल्स, काफ़ी सारे गोल्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस राइट्स हैं, ILO है, तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इन सब की वजह से जो चाइल्ड लेबर है वो रिड्यूस होती हुई हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट हमने यहाँ पे एड्रेस किए हैं। अब क्या है कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि इंडिया के क्या मेजर्स हैं, इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, मनरेगा है, मिड डे मील है, तो इन सबको आप लिख सकते हो। जो ILO कन्वेंशन है जो इंडिया ने रिसेंटली साइन किए थे 138, 182, ये इंडिया का कमिटमेंट दिखाता है चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 23, 24, 39। ऑपरेशन इस्माइल की आप बात कर सकते हो, ऑपरेशन मुस्कान की आप बात कर सकते हो। इनका पर्पस क्या था, जो चिल्ड्रन है जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं उनको रेस्क्यू करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। ठीक है, तो काफ़ी तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत कम लोग थे जिन्होंने दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो मैंने क्या किया है कि अलग अलग लोगों के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का होना चाहिए अगर एक 15 मार्कर है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आपने फिर से इसको दोबारा डिफाइन किया है, प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड बिजनेस कैन एक्सेस अप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल एंड टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब देखिए, आपने 2 बार डेफिनेशन लिख दी, तो ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए वीकर सेक्शंस पे। ठीक है, मेनली उसी के संदर्भ में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट आपको करना होगा इस डेफिनेशन में। देन आपने कुछ कुछ लिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से किस तरह से हेल्प मिलती है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया है कि एक्सप्लॉयटेशन और जो आउटकम है उन दोनों को आपने एक साथ क्लब कर दिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 2 डिफरेंट हेडिंग में आप एक्सप्लॉयटेशन भी दिखाइए और जो एम्पावरमेंट है वो भी आप दिखाइए, दोनों को क्लब मत करिए। जैसे कि आपने पहले फार्मर्स की बात की है, तो आपने क्या बताया कि अब उनको इंस्टीट्यूशनल लोन मिल जाएगा, अब मनी लेंडर से उनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें सारी वही हैं जो हमने डिस्कस की थी, लेकिन आपने अलग तरीके से उसको समझाया है। तो इसमें हुआ क्या है कि काफ़ी स्पेस आपका लग गया है और इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो पॉइंट है वो डायरेक्टली लिखो और उसको 1 या 2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर दो, काफ़ी होता है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको यहाँ पे यही रहेगी कि 2 डिफरेंट हेडिंग लिखिए और उसके हिसाब से आप अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स सारे आपके वही हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उनको आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो, बस इतना आपको चेंज करना होगा। देन आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लिखी हैं, जैसे कि जन आधार, तो ये सब तो ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप, तो ये सब ठीक है। इसके बाद आपने कंक्लूजन किया है, फिर से काफ़ी लंबा कंक्लूजन है, कम से कम 8 या 9 लाइन ये होगी। देखिए, इतना लंबा कंक्लूजन आपको नहीं करना है, 3 से 4 लाइन में कंक्लूड करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, शुरू में आपने क्या बताया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। देखिए, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पे सीधा कोई सोल्यूशन बता दीजिए। आपने लास्ट में क्या लिखा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, तो फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन हमको अचीव करना चाहिए, इट कैन बी ए गेम चेंजर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा, केवल इतना ही लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था, ये एक दूसरे लर्नर की आंसर शीट है और उन्होंने केवल यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव।
देखिए इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा लिखना होगा। आप किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। देन आपने बताया है पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो देखिए फुल हेडिंग लिखिए कि किस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी हेडिंग लिखिए, वेज ऑफ पेरेंट्स इससे बढ़ते हैं, ये सही बात है। और अगले पॉइंट में आपने लिखा है कि क्योंकि इनकम पेरेंट्स की बढ़ रही है तो एडमिशन होगा स्कूल में। तो देखिए ये दोनों पॉइंट सिमिलर पॉइंट हैं, आप केवल पेरेंट्स के वेज की बात कर रहे हो तो इसको क्लब कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। देन आपने बताया है कि आराम से डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर वगैरह कर सकते हो, तो ये अच्छा पॉइंट है। ये कटिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी होगी, ठीक है, कटिंग मत करिए। फिर से जो आपकी हेडिंग है ये आप फुल हेडिंग यहाँ पे लिखिए, काफ़ी सारी कटिंग आपने यहाँ पे कर रखी है। देन आपने क्या बोला है, इन द नेम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दे आस्क स्टूडेंट्स टू डू जॉब्स विदाउट एनी वेजेस, तो ये एक इनवैलिड पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट्स मत लिखिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो आपको कंटेंट थोड़ा एनरिच करना होगा, काफ़ी सारी डायमेंशंस आपने मिस कर दी हैं। देन रिड्यूस इन फार्म इनकम, थोड़ा फोकस करिए ग्रामर पे, थोड़ी ग्रामर अपनी सुधारिए, ठीक है। फिर आपने एक वे फॉरवर्ड लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है कि आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, तो इस तरह से जो चीज़ पूछी नहीं गई है वो मत लिखिए। अगर ये 15 मार्कर होता तो शायद आप लिख देते, लेकिन ये 10 मार्कर है तो आपको नहीं लिखना चाहिए। और दूसरी बात, अलाइनमेंट पे फोकस करिए, देखिए आपका अलाइनमेंट 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो इस तरह से मत लिखिए, आपको मार्क्स कम मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश आपको करनी होगी। कंक्लूजन आपने अच्छा नहीं लिखा है, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है और काफ़ी सारी कटिंग आपने यहाँ पे की है, इसको आपको अवॉइड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई होप आप इनको फॉलो करेंगे, इससे आपका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।